नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। उत्तराखंड का जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। कई दिनों से जोशीमठ शहर में मकानों और होटल में आ रही दरारों ने चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। जोशीमठ में 500 से अधिक घरों और भवनों में दरारें आ गई हैं। इस गंभीर चिंता के बीच केंद्र सरकार ने जोशीमठ भू धंसाव के रहस्य का पता लगाने के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में तबाही का मंजर देख विशेषज्ञों की टीम भी हैरान रह गई। यहां हर जगह दरारें देखने को मिल रही हैं। अब एक मंदिर भी भू धंसाव से क्षतिग्रस्त हो गया। दर्जनों घरों और इमारतों की दीवारों, दरवाजों, फर्श, सड़क पर दरारें दिखाई दे रही हैं। जोशीमठ में भू धंसाव को देखकर सरकार एक्शन में आ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। सीएम धामी ने लोगों को सभी जरूरी मदद देने का वादा किया है। उत्तराखंड सरकार के प्लान के मुताबिक अभी जोशीमठ में ऐसे मकानों के पहले फेज में शिफ्ट किया जाएगा जहां पर दरारें ज्यादा हैं। शासन स्तर पर ऐसे लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें अलग स्थानों पर शिफ्ट किया जाएगा। ऐसे घरों को तत्काल दूसरी जगह पर विस्थापित किया जाएगा ताकि किसी बड़े संकट से बचा जा सके। उधर अब तीर्थ पुरोहित और साधु संत भी इसे लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि ज्योतिर्मठ भी इसकी चपेट में आ रहा है। शंकराचार्य ने कहा कि पिछले 1 साल से जमीन धंसने के संकेत मिल रहे थे, लेकिन समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसकी अनदेखी होती रही, जिसके दुष्परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते से जमीन धंसने से 500 से ज्यादा मकान प्रभावित हुए हैं। मकानों में दरारें आ गई हैं। हिमालयी क्षेत्रों के विकास के नाम पर सुनियोजित विनाश किया जा रहा है और आज इसी का नतीजा है कि भारतीय संस्कृति के जोशीमठ में हजारों लोगों का जीवन खतरे में है। जोशीमठ की चिंताजनक स्थिति के बीच विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि उत्तराखंड की 2 महत्वपूर्ण बनभूलपुरा और जोशीमठ की घटनाओं ने राज्य की धामी सरकार ने असंवेदनशीलता का परिचय दिया है। दरअसल जोशीमठ में वर्ष 1976 से ही कहा जा रहा है कि कमजोर पर्वतीय भूभाग में स्थापित है, जो वर्तमान में सिक्किम जोन 4 में आता है। जोशीमठ शहर में अनियंत्रित तरीके से हुए निर्माण की बात भी सामने आई है। शहर की कैपेसिटी को देखते हुए यहां निर्माण नहीं हुए, बल्कि 7 मंजिला होटल यहां पर बनाए गए। समय समय पर गठित समितियों ने जोशीमठ में सीमित निर्माण कार्यों को ही स्वीकृति देने की बात कही। वर्तमान में एनटीपीसी की ओर से वहां जिस तरह से काम कराया जा रहा है, पूरा जोशीमठ खतरे की जद में आ गया। वर्ष 2013 में केदारनाथ आपदा के बाद एक समिति गठित हुई थी, जिसने संस्तुति की थी कि समुद्र तल से 2200 फीट से ऊपर के क्षेत्र में कोई भी बड़ी परियोजना ना लगाई जाए। लगातार जो आजकल चर्चा में है, जोशीमठ में पूरा भू धंसाव हो रहा है। हम लोगों की मकानों पे भी काफी बड़ी बड़ी दरारें हैं। भू धंसाव से तो डर बना है, भय बना ही हुआ है, डर है। और जो ये 5 मंजिला होटल है यहाँ पे बनाए गए, हमारे ठीक पीछे से बड़े 5 मंजिला होटल बने हैं। आखिरकार कौन इन लोगों को परमिशन देता है? कौन सा ऐसा प्रशासन है जो कि इनको परमिशन दे रहा है? हम अगर गरीब लोगों की बात करें तो गरीब लोग परमिशन के लिए भटकते रहते हैं। आखिर जब जोशीमठ पूरा से जोन 5 है, सेंसिटिव जोन में आता है, तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े भवन क्यों बनाए? उसके बाद हम लोग सरकार से मिलने के मुख्यमंत्री जी से हमारे बहुत ही निराशाजनक वार्ता रही। उन्होंने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया और हमें बहुत दुख और कष्ट हुआ। लोग वहाँ हताश, निराश, दुखी हैं, आक्रोशित हैं। और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी का जो रवैया था वो दुर्भाग्यपूर्ण था। आज हम यहाँ कल हमने देहरादून में प्रेस कर इस बात को लेकर आज हम गुलशन में आए अपने जिला मुख्यालय में। मैं बहुत ही दिल से अपने पत्रकार सारे साथियों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने इस मानव आपदा को, ये जो मानव जनित आपदा, इसको जिस तरीके से प्रकाशित किया, दिखाया,
देश दुनिया को बताए। उसके लिए पूरे पत्रकार जगत को जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति, जोशीमठ की जनता प्रणाम करते, नमन करते, धन्यवाद करती है। हम आज यहाँ पर आए हैं गोपेश्वर में कल, और अब लोगों का जो होता है ना, सब्र का बांध टूट गया है। लोग फोन कर रहे हैं और मैं तो रोया साहब। लोग कह रहे हैं कि हमने लाखों रुपया कर्ज उठा करके घर मकान बनाया है। लगातार जोशीमठ से लोगों के फोन आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पिछले कल की रात को 2 बजे जबरदस्त दरारें बढ़ी हैं, लोगों के घर मकानों में धंसाव बढ़ा है। जोशीमठ की मुख्य सड़क, जो मेन सड़क है, उसमें जो है दरार आ गई और जो है पुरानी दरारें जो है ज्यादा चौड़ी हो गई हैं। लगभग 1 फीट तक जो है मारवाड़ी जहां जेपी का कैंप है वो सड़क धंस गई। और हम लोग गए थे मुख्यमंत्री साहब के पास यही बात कहने के लिए कि लोगों को इमीडिएट राहत की जरूरत है, लोगों को शिफ्ट किए जाने की जरूरत है, उनको तत्काल नया घर दिए जाने की जरूरत है, राहत पुनर्वास की जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने हमको सुना तक नहीं, हमको बैठने के लिए नहीं कहा। हमारे साथ जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में हमारे विधायक, वो मौजूद थे, उनको तक बैठने के लिए नहीं कहा। अब ऐसे में हम क्या उम्मीद करें कि सरकार क्या करने वाली है। मंदोदरी दी, हमको बहुत खतरा है। ऊपर से मोंटबू होटल से हो रहा हमको खतरा, और तब इसको हटाया जाए 2 मंजिल तक। और जब तक सरकार इसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हम वहाँ तहसील में जाएंगे, आगे तक लड़ेंगे हम। तब रहे हमारे बच्चे भी रोजगार है। मेरे भी आदमी पहले कभी गुजर गए थे, हमने अपने बच्चों को कैसे कर पाल करके ये मकान बनाई है। तब मैं रजनी रावत मांटू के नीचे रहती हूँ। यहाँ पर हम लोगों को बहुत खतरा सर। इन्होंने 5 मंजिल बना दिया, हमारे यहाँ धड़क भड़क बहुत पहुँच गए नीचे। किराएदार भी सब उठ गए हैं। एक किराएदार, हम कहाँ से क्या करें, हम बेरोजगार हैं। जो था रोजगार किराएदार पे था। अब आप लोगों ने हमारा न्याय करना सर, जो भी हो आप लोग न्याय करेंगे हमारा। आपने देखा जब हमारे कमरे हैं तीनों के तीनों आगे के सारे टूट गए। अब सामान भी कहाँ रखें, छोड़ रहे हैं कि अब जो होगा भगवान भरोसे, बाकी क्या करें, कहाँ जाएं भी तो कहाँ जाएं। ये होगी कहाँ जाएंगे जिनके पास 2-2 कमरे लोगों ने बनाए हैं ना, जब दिन में कमाते हैं रात को खाते हैं, उन लोगों की तो बहुत बुरी स्थिति है। अब हम लोग हैं तो देख रहे हैं कि क्या करें, सामान एक किनारे रखे, हम भी एक कोने में रात को दुबक जा रहे हैं। रहने की तो कोई मकान के अंदर रह नहीं सकते हैं। तो तमाम पीड़ितों को आपने सुना, किन हालातों से वो गुजर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को आपने सुना, और ये जो मंजर है वो वाकई बहुत भयावह है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। जोशीमठ की हालत क्या से क्या होती जा रही है। मकानों की बात की जाए, दुकानों की बात की जाए, होटल्स की बात की जाए, तमाम जगह दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। और इसी को लेकर हम मुद्दा में चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ पैनल में 4 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ मधु भट्ट, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ लखपत बुटोला, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जगदीश बाबला, पर्यावरणविद, जुड़ चुके हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। और अब से कुछ देर बाद ही हमारे साथ के सिद्धार्थ, भूगर्भ वैज्ञानिक, भी जुड़ेंगे। जगदीश जी, पहला सवाल सर आपसे है मेरा। जोशीमठ की मिट्टी कमजोर है, पास में नदी का कटाव भी है, पहले भी टनल बनाते कई बार वहां मशीन धंस चुकी है। क्या बड़े विकास प्रोजेक्ट से स्थिति ज्यादा खराब हुई है? सर आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, मिल रही है। 60 के दशक में जब टेरी बांध बनने की बात, तब भी ये कहा गया था, वैज्ञानिकों का कहा गया था कि जो है ये पहाड़ है, कच्चे पहाड़, जवान पहाड़ है, और इन पहाड़ों में कोई भी बड़ा कार्य नहीं, बड़ा डैम बने वो भी यहाँ नहीं बनना चाहिए, छोटे छोटे डैम बने तो उससे काम चलता है। और अगर हम दूसरे पहाड़ों में जाएं, आसाम के साइड में आ जाएंगे, तो वहाँ इसके पहाड़ों में कोई भी बड़ा कार्य ऐसा नहीं होता है जिससे उन पहाड़ों पे ज्यादा लोग। हम क्या करते हैं, पहाड़ के ऊपर से पहाड़ काट रहे हैं और नीचे से अपना टनल बना रहे हैं, और टनल भी जो बना रहे हैं उसकी स्पीड बहुत तेज है। आप साउथ में जाइए, लोग जाते हैं तो साउथ में जो है मंदिर में जाते हैं लोग, तो एक पगडंडी सी होती है, उसमें चढ़ के जाते हैं। अगर श्रद्धा भाव आपके अंदर है, ये तो कोई बात नहीं कि साहब अगर हमें बद्रीनाथ केदारनाथ।
सर आपके पास वापस मैं आऊंगी, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ के सिद्धार्थ जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। सर जोशीमठ के आसपास जो जमीन धंस रही है, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उसमें भूगर्भीय स्थिति का बड़ा फैक्टर है, वह संवेदनशील जगह है, इसकी गंभीरता को हम आपसे समझना चाहेंगे। संवेदनशील इसलिए है कि इन स्थानों पर बहुत सारे भ्रंश होते हैं, दरारें होती हैं, यहाँ पर संधियां होती हैं, जॉइंट्स होते हैं इन चट्टानों में। फिर चट्टानों का स्वरूप भी अलग अलग होता है, कहीं पर चूना पत्थर की चट्टान होती है, कहीं डोलोमाइट की होती है, कहीं ग्रेनाइट की होती है। तो इन चट्टानों की भिन्नता की वजह से उस स्थान पर बहुत सारी संधियां बन जाती हैं। उन संधियों से होकर अगर पानी गुजरता है किसी कारण से, या वो संधियां कमजोर हो जाती हैं, तो उसके सहारे फिर लुब्रिकेंट की तरह काम करना शुरू कर देता है। अब हुआ क्या इस स्थान पर कि 1964 में ही एक रिपोर्ट दी गई थी कि इस स्थान पर किसी भी तरह की टनल का काम नहीं, सुरंगें नहीं बनाई जाए। इस स्थान पर किसी भी तरह के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को बाधित करने के लिए कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं बना दी जाए। लेकिन ठीक हुआ इसके विपरीत है। उस स्थान पर ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, नौकरशाही ने, अब नौकरशाही को इस स्पेशलिस्ट नहीं होते हैं, कोई जानकारी नहीं होती है, तो उन्होंने विष्णुघाट हाइडल प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया, तपोवन को अप्रूवल दे दिया उस स्थान पर। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर ब्लास्टिंग शुरू हो गई। अब ब्लास्टिंग जब शुरू हो गई उस स्थान पर, तो सारी संधियां कमजोर होने लगी। जब ब्लास्टिंग आप करना शुरू कर देते हैं हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए या फिर टनलिंग के लिए, सारी संधियां कमजोर हो जाती हैं और ऊपर से जो पानी रिस रहा है वो पानी आसानी से जाना शुरू कर देता है। कालांतर में क्या होता है, धीरे 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 वहां से चट्टानें कमजोर हो जाती हैं, संतृप्त हो जाती हैं, सैचुरेट हो जाती हैं, और सैचुरेट होने के बाद में इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वह तो धंस सकती हैं, फिसल सकती हैं, या वो चलना भी शुरू कर देती हैं, दौड़ना भी शुरू कर सकती हैं। जोशीमठ के सारे स्थान पर सारी की सारी घटनाएं हुई। अब उस स्थान पर जो रहने वाले लोग थे, उन्हें तो इस बात की जानकारी थी नहीं कि वहां पर क्या किया गया है, क्यों के साथ में समायोजित थे, और जो काम किया गया था वो प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध किया गया था। और इसको सबसे पहला सही आपने सर यहाँ पर कहा कि जो काम किया गया था वो प्रकृति के विरुद्ध किया गया था, और इसी का खामियाजा आज जोशीमठ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ जोशीमठ ही नहीं, आने वाले समय में और भी आसपास के जो जिले हैं उन पर ये संकट मंडरा सकता है। मधु जी, जोशीमठ को लेकर मिश्रा रिपोर्ट में कई बिंदु उभारे गए थे। पूर्व की सरकारों ने इसे इग्नोर किया, आपने भी वही किया, इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी सरकार हमारे जो आज, क्योंकि मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगी, अभी पूर्व में जो हुआ उसके अब उसमें क्या कहना है मैं, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में क्योंकि जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए वो हमारी सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही ये संज्ञान में आया कि इस प्रकार से भू धसाव की घटनाएं हो रही हैं, हमने पूरे अपने जो हमारे वैज्ञानिक है, जो भूगर्भीय जो वैज्ञानिक हैं, साथ में जो पूरे इकोसिस्टम को लेकर पूरी एक जो टीम बनी है वो पूरे सेंटर से भी आई है, और यहाँ के लोगों की जान माल सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई हेतु उनका जो विस्थापन किया जाना है, पुनर्वास किया जाना है, उसको लेकर उसको किया जा रहा है। और तो साथ में क्योंकि देखिए हमारा जो पूरा ये ऐसा नहीं है जैसे अभी हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो सेंसिटिव क्षेत्र था इस कारणवश उस कारणवश, देखिए कहीं भी किसी भी समय में, क्योंकि भूगर्भीय जो एक सिस्टम है वो कहीं के भी किसी भी जगह कभी भी जो है भूकंप आ जाता है, वो ऐसे कह नहीं सकते, पहले से ही हम कोई उसमें तय नहीं कर सकते। लेकिन जो हम फिलहाल जो सुरक्षा के जो उपाय होने चाहिए, जो जरूरी उपाय होने चाहिए, वो उपाय हम कर रहे हैं। हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशीलता के साथ लगातार नजर बनाए हुए, और आज तो स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं पे मैम आप कह रही हैं कि पूर्व की चीजों को ना उठाया जाए, लेकिन पूर्व की गलतियों की वजह से ही तो ये खामियाजा उठाना पड़ा है ना इस दौरान। लखपत जी आज मैम ठीक है, और भी पैनलिस्ट है हमारे साथ। लखपत जी, आज आप भू धसाव होने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं,
लेकिन यह सब 2-4 दिन की घटना नहीं है। जोशीमठ की दरारों से आपकी नाकामी जो है वो भी झांक रही है। मिश्रा कमेटी रिपोर्ट तो बहुत पहले आ गई थी। टनल मशीनें 2009 से धंस रही हैं वहां पर। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको मैंने लखपत जी से सवाल किया है। देखिए, हमारे मोदी जी ने जो बातें कही हैं कि जो हमारे भूगर्भ वैज्ञानिक साहब है उनकी थ्योरी को ही उन्होंने नकार दिया। मैं एक बात कह सकता हूं कि किस तरह से भाजपा संवेदनहीन है ये इसी से पता चलता है कि कहीं मैं एक बार इन्होंने कहा समस्या का समाधान मैडम संकट बड़ा है सर, संकट बड़ा है। विषय को समझे, राजनीति ना करें अब इस विषय पर, राजनीति ना करें। कैसे इससे निकलना है, सबको मिलकर समाधान करना है। इस विषय पर आप बात करिए, चिंता जाहिर करिए कि क्या कर सकते हैं। पक्ष और विपक्ष मिलकर इस मुद्दे पर आज बात करिए। क्यों राजनीति कर रहे हैं इस विषय पर? मैं इंटरप्ट न करे तो मैं अपनी बात रख। जी सर बिल्कुल, मैंने जो सवाल आपसे किया उसका जवाब आप सवाल का जवाब सुन लीजिए। ये भी मैं एक संवेदनहीनता की बात कह रहा हूँ। मैंने बात राजनीति की नहीं की है। एक हमारे पास भूगर्भ वैज्ञानिक बैठे हैं, उन्होंने थ्योरी दी है कि क्यों वहाँ पे। अब ये कह रहे हैं कि अब उसी को मैं आगे बढ़ा रहा था। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं पूरी क्योंकि मैं चमोली का रहने वाला हूँ। उस पीड़ा को मैं समझता हूँ। गीता चाहता शहर मर रहा है, अपनी सांसें गिन रहा है और हम उससे राजनीति करें, अच्छी बात नहीं। लेकिन मैं बात बताऊंगा ना, आपने जो बातें कही, हम समस्या का समाधान तब करेंगे तो समस्या का पता चलेगा। समस्या का पता क्या है उसको लेकर के भूवैज्ञानिक सिद्धार्थ साहब ने बताया है। उस समस्या को जो चीजें वहाँ पे समस्या को लेकर के जो चीजें वहाँ पे की जानी चाहिए थी उसको लेकर सरकार ने क्या किया। लोग जब रात दिन बाहर खड़े हैं, सड़कों पे उतरे हैं, लोगों के घर, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैम प्लीज सुन लीजिए, मैम सुन लीजिए। देखिए आपको मौका दिया गया था बोलने का। मैम सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, पूरी बात उनको कहने दीजिए पूरी। जी ये सुन लीजिए, ये कह रहे राजनीति ये तो राजनीति करने का काम करते हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह जाता तो सिर्फ राजनीति करते हैं। आप देखिए ना कहाँ इनके कौन कोई भी नेता इनका वहाँ गया नहीं है। अब जाकर जब नेशनल चैनल ने इस मुद्दे को उठाया फिर ये राजनीति कर रहे। पहले हल्द्वानी से, अरे मैम हल्द्वानी की राजनीति से फुर्सत मिले। अरे आप देखिए ना, सिद्धार्थ जी ने जो बात यहाँ पर बताई, जो तथ्य उन्होंने पेश किए, आपने तो उस पर भी सवाल खड़े कर दिए। आपने तो उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग इस समय झेल रहे, जो परेशानी जो इस समय झेल रहे हैं, उनको विस्थापन के कार्य में अगर मदद करते तो ज्यादा। मधु जी ऐसे बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी किसी की भी। आपको मौका दिया गया था बोलने के लिए, कम से कम उनको बोलने दीजिए। जिसका मौका आया है उसको बोलने दीजिए, क्योंकि ये मामला कितना गंभीर है, इस विषय की गंभीरता को समझिए। जगदीश जी, क्या जोशीमठ की स्थिति का प्रभाव हिमाचल के बाकी हिस्सों पर भी पड़ेगा? पूरे हिमालय की भूगर्भ है व पर्यावरण की स्थिति अति संवेदनशील है। जोशीमठ के लोगों का पुनर्वास किया जा सकता है, लेकिन जो संकेत हैं, हिमालय की स्थिरता बिगड़ना अच्छा नहीं होगा। जो है आपका जो है ये पूरी लंबी चौड़ी बेल्ट है और ऐसा नहीं कि अगर जोशीमठ में कुछ हो रहा है तो उसका असर कहीं और नहीं होगा। आपको मालूम होगा कि अगर उत्तरकाशी में भूकंप आता है तो उत्तर आपको दिल्ली में भी दिखाई देता है और उधर आपको आसाम में भी दिखाई देता है। ये पूरी की पूरी एक बेल्ट है और इस बेल्ट में अगर कुछ भी होता है तो उसका नुकसान कहीं भी हो सकता है। और ये सिर्फ नमूना है जो इस समय आपको जोशीमठ में दिखाई दे रहा है। अभी पिछले दिनों में एक कार्यक्रम में वहाँ आपके नरेंद्र नगर के पास गया तो वहाँ पर भी जमीनों के अंदर दरारें देखी जा रही है। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि इसके लिए दूरदृष्टि अपनाने वाली बात है। और जो स्थानीय लोग हैं उनको साथ लेकर के, स्थानीय लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ पहले ये घटना घटी थी तो उस घटना को हमने किस तरह से सही किया। लेकिन अब क्या होता है कि हम लोग राजनीति इसमें करने लगते हैं। राजनीति इस बीच नहीं होनी चाहिए। जो लोगों की समस्याएं हैं, मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुंचे, बहुत अच्छी बात है और उन्होंने उनके पुनर्वास की भी बात करी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन इस समस्या को समाधान के लिए जो पुराने वैज्ञानिक हैं, जिन लोगों ने पहले पूर्व में सलाह दी थी, उन सलाहों पे का आकलन करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो स्थानीय बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पर, जो तजुर्बेकार लोग हैं, जिन्होंने वहाँ पर काम किया है, ऐसे लोगों को साथ लेकर उनकी सलाह से क्या होना चाहिए वो होना चाहिए। क्योंकि जो देहरादून में बैठा हुआ व्यक्ति, अगर उससे आप कहें कि जोशीमठ में कुछ हो रहा है उसको ठीक कर दे, तो वो कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, कितना बड़ा वैज्ञानिक क्यों ना हो, उसके बस में वो बात नहीं है और ना वो वहां तक पहुंच पाता, उसका आकलन कैसे किया जाए, उसको समाधान कैसे होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य जो स्थानीय लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं,
जिन्होंने ये समस्याएं बार बार देखी, चाहे 91 का भूकंप हो, चाहे उसके बाद का हो, चाहे वो कहीं का ही भूकंप हो, तो उसमें जो है स्थानीय लोगों की जब तक समस्याएं उनके सामने रखी जाती हैं और वो सलाह देते हैं, उस सलाह पे काम किया जाए तो मैं समझता हूँ। और ये ठीक है, आपका कहना है कि स्थानीय लोगों से सलाह लेनी भी इस दौरान बेहद जरूरी है। के सिद्धार्थ जी, ठीक है सर आपको ध्यान होगा IIT रुड़की की एक रिपोर्ट आई थी कि इंडियन प्लेट का दबाव हिमाचल पर बढ़ रहा है, इससे हिमाचल के नीचे काफी ऊर्जा इकट्ठा हो गई है। जोशीमठ तो संकेत है, इससे हिमालय के क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। अभी फिलहाल हमें क्या करना चाहिए? ये जो घटना घटी है ये उस प्लेट के बढ़ने का सर सिद्धार्थ जी से सवाल, अंडरग्राउंड सर सिद्धार्थ जी से सवाल है मेरा। सर आपको आवाज मिल रही है? सर आपको आवाज मिल पा रही है के सिद्धार्थ जी? चलिए सवाल मैं करूंगी के सिद्धार्थ जी से, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और इसका उत्तर जानना भी हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। मधु जी, अभी फिलहाल आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या हिमालयी क्षेत्रों में चल रहे प्रोजेक्ट रोके जाएंगे? सरकार संवेदनशील क्षेत्रों का फिर से सर्वे क्यों नहीं कराती है? बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसा आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। और देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से जो सेंसिटिव जोन है वहाँ पर अभी बिल्कुल सारे निर्माण कार्य रोक दिए हैं। और साथ में क्योंकि देखिए अभी उनके फिलहाल तो जो हमारे पास समस्या है, त्वरित जो हमें कार्रवाई करनी है वो वहाँ सारे जो प्रोजेक्ट हैं सब रोक कर और उनका विस्थापन उनको घर देकर, साथ में क्योंकि देखिए जो पूरी हमारी भूगर्भीय जो वैज्ञानिकों की जो टीम गई है वहां पर कारणों का पता लगा रही है कि किन कारणों से ये जो रिसाव हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके लिए भी ये कार्रवाई चल रही है। साथ में क्योंकि अभी पर्यावरणविद हमारे बावला जी ने बताया पूरा, देखिए बहुत ही सही बात बताई कि जो पुराने जो लोग थे वहाँ के लोग थे, किस प्रकार से वो उस समय पूरी प्रकृति को और जो घर है उनका जो एक निर्माण जो करते थे उस टेक्नोलॉजी का जो उपयोग करते थे, क्योंकि जो हमने अनावश्यक निर्माण वहाँ पर नहीं होना चाहिए। संस्कृति जो मैं आपको बताना चाहूंगी, बद्रीनाथ जैसी जगह में शंख का जो कहते हैं कि शंख क्यों नहीं बजाया जाता वहाँ पर, उसका भी एक वैज्ञानिक कारण था, क्योंकि ध्वनि के कारण वहाँ पर जो हमारे ग्लेशियर है उनके टूटने का खतरा बना रहता है। तो बहुत ही सेंसिटिव जोन, बहुत ही सेंसिटिव है हमारे क्षेत्र, और उन क्षेत्रों को उसी प्रकार से पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर वहाँ पर रहना होगा। और ये हमारे बुजुर्ग लोग बहुत अच्छे से जानते थे और पहले से ही जिस प्रकार से जो प्रचलित है कि भाई वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियां हैं उन्हीं के तहत वहाँ पर जीवन यापन करना होगा, तभी पूरा प्रकृति का और जो मनुष्य का है वो सामंजस्य ताल में जीवन। ठीक है मधु जी, आज खुद पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए सीएम जोशीमठ पहुंचे हुए हैं। लखपत जी, सीएम हर संभव कोशिश अपनी तरफ से इस दौरान कर रहे हैं। आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की क्या कुछ भूमिका रहेगी, क्योंकि जोशीमठ पर एक बड़ा संकट आया है? देखिए, आपने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी गए, बहुत बहुत स्वागत है उनका, देश से आए, लेकिन अच्छी बात है वो लोगों के बीच गए हैं। मैं एक बात कह सकता हूं, जिन चीजों को समस्या आपने कही, ये समस्या शुरू से कहा गया है कि वहाँ पे जो सुरंग बनाए जा पावर प्रोजेक्ट है, जो NTPC के पावर नीचे से जो टनल जा रहे हैं, वो इसका सबसे बड़ा कारण माना गया है। दूसरी बात, मोदी जी ने 2-3 चीजें कही कि हम राहत दे रहे हैं। भाई कहाँ उनको भूमि दी जा रही, आप टेंटों के अंदर कितने दिन सुलाएंगे उनको? कहाँ उनका माइग्रेशन कराया जाएगा, कहाँ उनको रहने की व्यवस्था, तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे नहीं क्या उन लोगों जिनके होटल जा रहे, दुकान जा रहे, मकान जा रहा, घर जा रहा, परिवार जा रहा, इनके सारी चीजें जो मधु जी सुन तो लीजिए, आप क्यों बोलते सुन तो लीजिए। मधु जी आपकी बारी आती है तो आप अपनी बारी पर बोलिए ना। मैं लगातार आपको कह रही हूँ कि ये विषय ऐसा है, इसकी गंभीरता को हमें समझना चाहिए। ये वक्त संयम बरतने का है, पक्ष विपक्ष दोनों को साथ मिलकर चलना है, झगड़ा नहीं करना है, राजनीति नहीं करनी है। के सिद्धार्थ जी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न चलते चलते आपसे, सर लास्ट प्रश्न है मेरा। सर, आपको ध्यान होगा IIT रुड़की की एक रिपोर्ट आई थी कि इंडियन प्लेट का दबाव हिमालय पर बढ़ रहा है, इससे हिमालय के नीचे काफी ऊर्जा इकट्ठी हो गई है। जोशीमठ तो संकेत है, इससे हिमालय के क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। अभी फिलहाल हमें क्या कुछ करना चाहिए सर?
कि प्लेट का दबाव अगर बढ़ रहा है तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है। और ऐसे ही प्लेट का दबाव पड़ा है, ऐसे 1 लाख भूकंप आए होंगे, 1 करोड़ भूकंप आए हैं, तो हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय का विध्वंस भी इसी कारण से होगा। सामान्य आपको जो कार्य करना पड़ता है कि प्रकृति के साथ में समायोजन रखना पड़ता है। अब जिस स्थान पर जो ढाल है, तेज ढाल है, उस ढाल को आपने तेज कर दिया, उस ढाल को आपने तीव्र कर दिया। जहां पर 1 पगडंडी होनी चाहिए उस स्थान पर आपने 4 लेन की सड़क बना दी। जिस स्थान पर पानी जमा नहीं होने चाहिए उस स्थान पर आपने पानी जमा कर दिया। ऐसी घटना के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा और तैयार होगा ही होगा। अब यहाँ पर तो सबसे अच्छी बात है, कभी कोई भूकंप नहीं आया है। मान लेते हैं कोई बड़ा भूकंप आ गया तो जितने भी संधियां हैं सभी संधियां बड़ी हो जाएंगी, जितने भी भ्रंश हैं, फॉल्ट हैं, सभी एनलार्ज हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और तब जो विध्वंस होगा उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अंततः आपको मानना पड़ेगा कि प्रकृति आपसे ऊपर है, प्रकृति आपसे शक्तिशाली है, प्रकृति आपसे श्रेष्ठ है। इंजीनियरिंग सॉल्यूशन जितने भी होते हैं वो थोड़े समय पर काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए काम करते हैं, लेकिन आपने कितना भी शक्तिशाली घर बनाया हो, भूस्खलन को, लैंड सब्सिडेंस को, रॉक फॉल को कोई भी घर नहीं झेल पाएगा, कोई भी तरीके से। लगातार बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं के सिद्धार्थ जी, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है। जितनी भी आपने जानकारी दी हमारे तमाम दर्शकों को इस विषय पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और बाकी हमारे तीनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड का जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। कई दिनों से जोशीमठ शहर में मकानों और होटल में आ रही दरारों ने चिंता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। जोशीमठ में 500 से ज्यादा घरों और भवनों में दरारें आ गई हैं। इस गंभीर चिंता के बीच केंद्र सरकार ने जोशीमठ भू धसाव के रहस्य का पता लगाने के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जो 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।